अभी ऐसा हुआ आपके साथ में, आपने डिलीवरी कर दिया और क्लाइंट ने पैसा देने से मना कर दिया? जब पहला क्लाइंट मिला तो लगा कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट से मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, तो शायद मेरे महीने के 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट होंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर किसी को एआई स्टार्ट करना है या लर्न करना है खुद को एआई? इस मार्केट में रहना है तो आपको एआई इक्विप्ड रहना ही पड़ेगा। मैंने 1.5 साल जॉब की, फिर देन अपना स्टार्टअप पे जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अगर आपको डिजिटली आना है, एक प्रेजेंस बनाना है, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेंगी। जो यानी छोटे बिजनेस है या जो अभी अपस्किल कर रहे हैं उनके लिए फ्रीलांसर या एजेंसी आप क्या रिकमेंड करेंगे? हमने काफी क्लाइंट को जीरो से स्टार्ट करके उनको मंथ का 10 लाख तक का भी बिजनेस सेल्स में हमने करके दिया है। बात करते हैं पैसों की, तो पैसे आज का जमाना सिर्फ आइडियाज का नहीं है, एग्जीक्यूशन का है। और एग्जीक्यूशन तभी स्ट्रांग होता है जब मार्केटिंग, एआई और डिजिटल तीनों साइड में आप अच्छे तरह से काम कर पाओ। आज हमारे साथ है अंबर कश्यप, जो ये तीनों लाइन में काम कर रहे हैं। नमस्ते अंबर जी। नमस्ते। तो आपका कैसा सफर रहा? सीओईपी में एजुकेशन करने के बाद आपने कहीं पे 2-3 जॉब भी मैंने देखा और उसके बाद में आपने अपना स्टार्टअप चालू किया। ये पहले से डिसाइड था जब आप एजुकेशन ले रहे थे कि मैं मेरा स्टार्टअप करूंगा, या ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो गया? एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज ही मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे वो रैट रेस में नहीं जाना था कि जॉब करना है या फिर ऐसा, बट यस एक फैमिली प्रेशर रहता है कि एक सीटीसी बताना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक जॉब की थी। मैंने 1.5 साल जॉब की, फिर देन अपना स्टार्टअप का जर्नी स्टार्ट हुआ। पहले 1.5 साल में स्टार्टअप का जर्नी स्टार्ट हो गया था? यस। अच्छा, आपको आपका पहला क्लाइंट याद है या आपका याद है पहला पैसा कमाया हुआ? यस, एक्चुअली पहला क्लाइंट भी याद है, पहला पैसा भी याद है। तो वो एक ब्रांड थी, बेसिकली उनके लिए एक वेब एप्लीकेशन चाहिए था, तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और अगर बात करते हैं पैसों की, तो पैसे काफ़ी कम थे उस टाइम, तो मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा कि उसको बताना। यस। अच्छा, स्टार्टअप तो वैसे ग्लैमरस लगता है बाहर से देखने के बाद में, लेकिन अंदर की बात स्टार्टअप की? जी, तो जब पहला क्लाइंट मिला तो लगा कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट से मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो शायद मेरे महीने के 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। पहला प्रोजेक्ट आया, उसके 6 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा। फ्रस्ट्रेशन, वो लेट नाइट कॉल्स, वो लेट नाइट एक फ्रस्ट्रेशन रहता है अपने स्टार्टअप जर्नी में कि नहीं हो रहा है, आज हम बंद करते हैं या फिर अगले महीने तक ट्राई करते हैं। तो द स्ट्रगल इज रियल, ठीक है। स्ट्रगल से ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा कि दिस इज काइंड ऑफ ए हसल, ओके, कि आपको हसल करना है इसमें। एंड ग्लैमरस तो दिखता है, बट स्टार्टिंग अगर आपको लगता है कि आप उस ग्लैमर तक पहुंचने के लिए आपके पास है टाइम, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल भी है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर स्टार्टअप इज ए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि क्लाइंट, आपने डिलीवरी कर दिया और क्लाइंट ने पैसा देने से मना कर दिया? या जी, ऐसी काफ़ी बार हुई है स्टार्टिंग में कि हमने डिलीवर किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाए, बट क्लाइंट का था कि या फिर घोस्ट कर दिया क्लाइंट ने, या फिर क्लाइंट का था कि ये अप टू द मार्क नहीं है। बट अगर जस्टिफाइड नहीं था कि अगर मैं एक सर्टेन अमाउंट तक उनको सर्विस दे रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये जर्नी में ऐसा रहता है कि अगर क्लाइंट सर्विसिंग में हो आप, तो क्लाइंट हमेशा मोर एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसकी वजह से पैसे काफ़ी बार फंसे भी है। ओके। कभी ऐसा हुआ यंग फाउंडर होने के लिए, कभी ऐसा फील हुआ कि यंग फाउंडर हो तो डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एडवांटेज रहता है, क्योंकि यंग रहते हैं, वो एक एनर्जी रहता है कि हाँ करना है, एक लाइबिलिटीज कम रहती है। बट एक यंग एंटरप्रेन्योर होना एक अगर सिर्फ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बस ये रहता है कि सामने वाले लोग कभी कभी आपको उस सीरियसनेस में नहीं देख पाते हैं, ठीक है, बड़े बिजनेसेस उस लेवल पे नहीं देखते। बट यस, उसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एडवांटेजेस ही है। अभी आपका जो स्टार्टअप है, यानी जो आपका कंपनी है, वो क्या करता है एग्जैक्टली और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ओके, सो बेसिकली हमारा स्टार्टअप है अराउंड मार्केटिंग, ऑटोमेशंस एंड डेवलपमेंट। ओके, सो वी डू स्टार्ट में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग को ऑटोमेट करते हैं। तो ये सारा हमारा एक फनल है, तो हम इसमें ये सारी चीजें करते हैं। पूरी टीम एंड टू एंड? यस, एंड टू एंड हम सपोर्ट करते हैं अपने क्लाइंट को फॉर द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इवन स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग भी रहता है हमारा। आज के टाइम में मार्केटिंग में क्या रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? एक बिजनेस के मार्केटिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा माइंडसेट, ठीक है। अगर आप
कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उनका एक माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ का। अगर जैसे ही माइंडसेट रहता है ग्रोथ का, देन मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आपका सोच है, ठीक है, अगर आप ग्रोथ का सोच रहे हो तो फिर मार्केटिंग का आप सोच रहे हो। मैंने बहुत जगह सुना है कि लोग ना एड्स पे मेरा पैसा जल गया या एड्स में मेरा पैसा खराब हो गया, ये बातें आती है डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म से। यस, तो ऐसा क्यों होता है? या ओके, सो कोई बोलते हैं कि एड्स में हमारा पैसा चला गया या फिर एड्स में हमने पैसा जला दिया, ठीक है, बट ये पार्शियली ट्रूथ रहता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली क्या रहता है कि इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। कि आप कहीं भी अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो अगर आपको डिजिटली आना है, एक प्रेजेंस बनाना है, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेंगी। ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, तो उसमें काफी फंड्स जाते हैं जिससे बिजनेस नहीं आता बट अवेयरनेस होती है। तो यही इसको ही लेकर जो स्टार्टिंग के क्लाइंट्स है, जो एक फिक्स माइंडसेट, एक फिक्स बजट लेके आते हैं, सोचते हैं कि उसी में सारा बिजनेस करना है, तो वो चली जाती है अवेयरनेस में, तो उनको लगता है कि उनका पैसा जल गया। यानी जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन हो या एमएसएमई हो या बड़ा बिजनेस, उसको वो लेके चलना पड़ेगा कि मैं अगर मार्केटिंग करना है या एड्स में पैसा लगा रहा हूँ तो एक समय लगता है, वो समय देना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। एआई अभी बहुत बूम है एआई का, तो आपको लगता है एआई जो कोडर है या इंजीनियर्स है उनकी जॉब लेके चला जाएगा? मैं जॉब की तो नहीं बोलूंगा कि जॉब लेकर जाएगा, बट इवॉल्व तो जरूर हो रहा है, ठीक है, द वे ऑफ वर्किंग बदल रहा है। हाँ, इसमें ये रहेगा कि जो ट्रेडिशनल ही कर रहे हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे मार्केट से, वो कुछ और करने लगेंगे, या फिर इस मार्केट में तो नहीं रहेंगे। इस मार्केट में रहना है तो आपको एआई इक्विप्ड रहना ही पड़ेगा। वैसे तो सब लोग अभी चैट जीपीटी तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर किसी को एआई स्टार्ट करना है या लर्न करना है खुद को एआई, या खुद के बिजनेस को एआई प्रोन बनाना है, तो उसने कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ओके, बेसिकली ये जो चैट जीपीटीज है ये सारे तो एजेंट्स है, बट अगर आपको उससे कुछ प्रोडक्ट बनाना है या फिर सच में कुछ सीखना है तो आप इवन क्लाउड भी यूज कर सकते। चैट जीपीटी तो है ही अपना, अभी तो जेमिनाई ने भी काफी फीचर्स ऐड कर दिया है, जेमिनाई एआई भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, यस। और आप जो काम कर रहे हो या आप जैसे मार्केटिंग करवाते हो, तो उसमें एआई की हेल्प कैसे होती है? देखिए, सबसे बड़ा एआई रोल प्ले करता है कि वो हमें रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस में बहुत मदद करता है। तो अगर चीजों की क्यों मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एनालिसिस, ठीक है, तो अगर चीजें अच्छे से एनालाइज हो रही है तो फिर उसको ऑप्टिमाइजेशन फिर हमारी काम रहती है, तो टीम को काफी हेल्प मिलता है उससे। आप कौन सा एआई टूल को टॉप रेट देंगे? यानी अभी तो एआई टूल बहुत है, टॉप रेटेड एआई टूल अगर आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि क्लाउड ही है अभी फिलहाल। क्लाउड, यस। ओके। एआई के बारे में ही सवाल है, आज जो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं या जो बच्चे इंजीनियर अभी बनेंगे, उन्होंने एआई में कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए डिग्री होने के बाद में? ओके, सो डेटा इंजीनियरिंग इन एआई, ठीक है, वो सबसे मेन रहेगा। और इधर आप डायरेक्टली एआई स्पेशलिस्ट के भी कोर्सेज आ गए हैं, तो आप मार्केट में वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको। ओके, डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो, डिजिटल मार्केटिंग आपकी कंपनी करते है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का स्कैम, ओके, सो स्कैम सुनते ही लोगों को लगता है कुछ तो भी फिशी चल रहा है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्कैम है कि डिजिटल, तो इंडिया में लोग जब डिजिटल आने लगे तो इतने स्कैम्स हुए कि लोगों को डिजिटल वर्ड से स्कैम लगने लगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का द वर्ड इटसेल्फ डिजिटल इज अ स्कैम, तो लोगों को सबसे बड़ा स्कैम वही लगता है। अच्छा, ये अभी डिजिटल मार्केटिंग का स्कैम क्लाइंट का बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है या एजेंसी ओवर सेल करती है उनको? देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी चीज है कि अगर आप ग्रोथ का सोच रहे हो तो आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हो। रादर कॉलिंग ए डिजिटल मार्केटिंग, मैं बोलूंगा कि एक ग्रोथ पार्टनर एजेंसी के पास अगर जा रहे हो आप तो एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें हर क्लाइंट्स के लिए वो वर्कआउट नहीं कर पाती है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर वर्कआउट किया तो ऑब्वियसली एजेंसी भी अपसेल करती है, बट अच्छे मैनर्स में करती है अपसेल। अच्छा, जो यानी छोटे बिजनेस है या जो अभी अपस्किल कर रहे हैं उनके लिए फ्रीलांसर या एजेंसी आप क्या रिकमेंड करेंगे? अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, फ्रीलांसर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि आप स्टार्ट में आप हेल्प ले सकते हो उनको, ठीक है, बट फ्रीलांसर्स के साथ काफी चीजें हैं, उनका कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता चीजें, ठीक है। अगर वो उनको बोला, अगर फॉर से एक स्मॉल आप एक
एक आप सर्विस पकड़ लो एडिटिंग का, ठीक है, वीडियो एडिटिंग। अगर मैं किसी फ्रीलांसर को देता हूँ तो हो सकता है कि वो, क्योंकि इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो 2 दिन है नहीं, 3 दिन है नहीं, आपने दिया डिजिटली किया, कुछ बॉन्ड नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कभी कभी वो घोस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन एक कंपनी रहता है, स्टेबल रहता है, 10 लोगों की टीम है मिनिमम, ठीक है, तो फिर वो स्टेबिलिटी जाता है और एक आपको काम भी टाइम पे मिलता है और रिविजन्स भी उसके अकॉर्डिंग काम रुकेगा भी नहीं, आपका काम रुकता भी नहीं है फिर। ओके। यस, डिजिटल मार्केटिंग में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI रहता है वो गारंटेड रहता है? देखिए गारंटेड तो डिजिटल हो या फिर ग्राउंड मार्केटिंग हो कहीं नहीं है। मार्केटिंग इज नॉट सेल्स, ओके। तो मार्केटिंग आपको ROI देता है बट डायरेक्टली सेल्स में नहीं देता है, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग में देता है। इवेंचुअली जब ग्रो कर रहे होंगे आप, तो जो इनिशियल सेटअप रहता है, ठीक है, जो जिस पोजीशन पे आपने अपने ब्रांड को रखा है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है आपके आफ्टर सेल्स के लिए। जैसे मैंने सुना था आपने जीरो से यानी स्क्रैच से स्टार्ट किया। यस। तो अभी भी कोई होगा जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है सेम आपके ही सेक्टर में, तो उसने कहाँ फोकस करना चाहिए? देखो एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तब उतना AI या फिर वो चीज़ों की उतनी नॉलेज नहीं थी और उतनी आई भी नहीं थी, ठीक है। तो मैं तो अभी बोलूँगा कि अभी अगर आप फोकस कर रहे हो तो AI ओरिएंटेड ही जाओ। अगर इवन मार्केटिंग ऑटोमेशंस में जा रहे हो तो फिर AI को ही लेकर आओ और उसको लेकर ऑप्टिमाइजेशंस पे फोकस करो। क्योंकि AI है अभी, तो कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है या कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है तो उसको कोडिंग सीखना ज़रूरी है डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? नहीं, कोडिंग सीखना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको AI आना है, इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, वो आपको एक प्रॉम्प्ट होती है, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट, कैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो AI को, वो सीखना ज्यादा जरूरी है rather than कोडिंग। यस। टॉप 3 स्किल जो अगले 5 या 10 साल में डिमांड रखेंगे? सबसे पहले जो अभी मैंने पिछला आंसर दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, ये डिमांड में रहेंगे। AI पावर्ड कुछ जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि AI एनालिस्ट है, AI स्पेशलिस्ट है, वो सारे रहेंगे। अभी भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहेंगे, ठीक है, एंड देन कंटेंट मार्केटर्स। जब ये AI का सवाल आया इसलिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भी कोर्स है क्या अवेलेबल? यस, काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है अभी तो। काफ़ी ऐसे बिजनेस स्कूल्स है जो कि 2 साल के कोर्सेज, जो मतलब ऑन साइट कोर्सेज भी अवेलेबल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। यस। जब आप स्टार्टअप बना रहे थे तब आपके बहुत से दोस्त होंगे जो कहीं पे अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, बहुत लोग बाहर सेटल हो गए होंगे। yes. तो प्रेशर फील हुआ कहीं ना कहीं प्रेशर तो फील नहीं हुआ, बट एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है कि शायद अच्छा भी लगता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में कोई US में है, कोई UK में है, ठीक है, और ये भी लगता है कि चलो हम लोग साथ में पढ़े, वो अपने दूसरे डोमेन में है, मैं दूसरे डोमेन में हूँ, कहीं ना कहीं हम एक साथ फिर उस वो पे आएंगे, बट अच्छा ही लगता है। इनसिक्योरिटी कभी कभी रहता है कि मैं कहीं मेरा वो चीजें ना हो जाए, कि ये इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टअप्स में होता है सबके साथ। ओके। यस। आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? देखिए, सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं जो कि सभी के लिए यूजफुल हो और उनको जेन्युइनली उनके बिजनेस ग्रोथ में काम आ रही हो चीजों को, ठीक है। तो मेरे लिए ये सक्सेस है कि अगर कोई 10 क्लाइंट भी या 10 बिजनेसेस भी आके बोलता है, ओके अंबर, सो दिस प्रोडक्ट हेल्प मी अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस प्रोडक्ट, तो दैट इज माय सक्सेस। ओके। अगर आज सब कुछ जीरो हो जाए, जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, तो फिर आप क्या करेंगे कल से? अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो देखिए, बिजनेस के लिए 3 से 4 चीजें रहती है, ठीक। अभी आप डिजिटली भी जा सकते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग में जा सकते हो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं कंटेंट मार्केटिंग से स्टार्ट करता। ओके। यस। अंबर सर, वैसे COEP से पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। यस। तो मेरी सारी स्कूलिंग अरुणाचल के पासीघाट शहर से हुई। मैंने 10th भी वहीं से किया, 12th भी वहीं से किया। अच्छा। तो आई ड्रॉप्ड 1 ईयर, मैं कोटा गया। और जो लोग जाते हैं, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि वो एक रेड कारपेट IITs में जाना, ठीक है। तो मैंने भी कोटा गया, मैं रिपीट किया, मैं रिपीटर्स बैच में कोटा के एक रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने 1 ईयर, यस, तो मैंने वहाँ 1 ईयर किया। तो वो काफी प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है, वो काफी कॉम्पिटिटिव रहता है, ठीक है। तो कोटा ये जर्नी ने ही मुझे काफी चीजें सिखाया कि लाइफ में सिर्फ
एक चीज नहीं है, काफी चीज है। तो जब ड्यूरिंग माई दिस 1 year ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोल लीजिए आप, अगर एग्जीक्यूटिव कोचिंग बोल लीजिए, कि उसमें हम 11th 12th दोनों पढ़ते थे। 11th के भी कोर्सेज खत्म करते थे, 12th के भी करते थे। और हमारे टाइम में ही एनटीए ने 2 पेपर रूल लाया। अच्छा। पेपर 1 पेपर 2। तो जनवरी में पेपर, फिर अप्रैल में पेपर, और ऑलरेडी हम रिपीटर्स बैच थे। 2 टाइम आपको चांस मिला? यस, चांस मिला। और एक काइंड ऑफ हमारे साथ थोड़ा जस्टिस भी नहीं हुआ, क्योंकि चांस तो मिला, बट मैं एज ए रिपीटर बैच जुलाई में अगस्त में ज्वाइन किया। बस 4 महीने में फिर एग्जाम आ गया। उसमें सिर्फ 11th का हो पाएगा या 12th का, या फिर कुछ टॉपिक्स ही हो पाएगी, ठीक है। तो जनवरी में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, ठीक है। फिर कवर करके यस अप्रैल में हुआ। देन फिर वो मेरा कोटा का जर्नी गया। तो ड्यूरिंग माई काउंसलिंग तो मैं NIT ईटानगर में एज ए CS मैंने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। बट उसके बाद मुझे CSAP ईटानगर, आई थिंक इम्फाल इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। यस, तो मुझे वहीं का NIT मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर चुका था। बट मुझे CSAP एक वहाँ पे बोर्ड है जो कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को सारे एडमिशंस मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उसके थ्रू मुझे COEP का कॉल आया, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे 2-3 ऑप्शंस मिले थे, VJTI, COEP, PSG कोयम्बटूर की एक कॉलेज है। मैंने COEP चूज फॉर द प्रेस्टिजियस, बिकॉज 1854 की कॉलेज है, तो काफी प्रेस्टिजियस है, और एलुमिनाई बेस के वजह से मैंने COEP चूज किया। थोड़ा सा अरुणाचल के बारे में, तो कभी गया नहीं अरुणाचल, लेकिन थोड़ा सा अरुणाचल के बारे में बताइए ना। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जैसा लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट है या फिर कैसा होगा, लोग हिमाचल ज़्यादा जाते हैं, अरुणाचल कम जाते हैं, क्योंकि बहुत कमर्शलाइज नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अरुणाचल में काफ़ी शांति है। जो नेचर अरुणाचल को मिला है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैं जहाँ पे था, मैं पासीघाट में था, वहाँ उसके पास काफ़ी विलेजेस ऐसे हैं जो रिवर्स के उस साइड है। तो जो रिवर क्रॉसिंग के लिए जो एक लकड़ी की पुल होती है ना, यस, वो सारे वो सीनिक व्यू रहता है। तो वो हमने काफी बचपन में एंजॉय किया। और अरुणाचल का एक खुद का एक अपना नेचर है, ठीक है। तो वो अगर किसी को पुणे से अरुणाचल अगर जाना है तो कैसे? पुणे से अगर अरुणाचल जाना है तो नियरेस्ट, अगर आपको, देखिए अभी तो फिलहाल अरुणाचल में भी काफी एयरपोर्ट्स बन गए। मेरे टाइम में तो नहीं थी, बट अभी अरुणाचल में ईटानगर में भी एयरपोर्ट है, पासीघाट में भी है। बट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती है, तो पहले आपको गुवाहाटी जाना पड़ता है। फिर गुवाहाटी असम, ठीक है। देन गुवाहाटी से आप फ्लाई कर सकते हो अरुणाचल में, ईटानगर या फिर पासीघाट के लिए, या फिर आप बाई रोड भी जा सकते हो, या फिर आपको ट्रेन का भी सुविधा है जी। यस, अरुणाचल में अगर जैसे अभी टूरिस्ट का इतना डेवलप नहीं है, यस, जो टूरिस्ट इतने नहीं आते अरुणाचल। यस, अभी आप जाते हो तो आप बाय फ्लाइट ही जाते हो अरुणाचल जब भी जाते हो? हाँ, मैं फ्लाइट से ही जाता हूँ, बट फिलहाल मैं काफी सालों से मैं भी अरुणाचल नहीं गया हूँ। अच्छा, यस। अभी बीइंग आउटसाइडर इन पुणे, तो कैसा रहा? अभी पुणे में भी 10 साल हो गए होंगे? पुणे में मेरे 7 years, अराउंड 7 years हो गए। यस। तो कैसा रहा स्ट्रगल पुणे? क्योंकि देखो, मैं अरुणाचल से था, बट मेरा नेटिव बिहार में, बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं पहले नॉर्थ से, फिर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाना, फिर वापस राजस्थान जाना, ठीक है। फिर राजस्थान से महाराष्ट्र आना, ठीक है, महाराष्ट्र आना। यस। तो ये काफी मतलब चैलेंजिंग भी रहता है और इंटरेस्टिंग भी रहता है, ठीक है। तो मैं काफ़ी अलग लैंग्वेजेस, काफ़ी डिफरेंट कल्चर से मैंने मतलब देखा है मैंने, ठीक है। हाँ। तो मैं महाराष्ट्र भी आया, तो महाराष्ट्र भी मुझे काफ़ी वेलकमिंग और काफ़ी अच्छा कल्चर लगा, ठीक है। तो यस। और जैसे महाराष्ट्र का जो खाने पीने का कल्चर है और अरुणाचल या बिहार का जो कल्चर है, थोड़ा डिफरेंस है, तो उसमें कुछ कठिनाई गई शुरुआत में आपको? मैं बोलूँगा कि मतलब ठीक है, अरुणाचल तो काफ़ी ईटिंग हैबिट्स अलग थी, बट मुझे महाराष्ट्र का भी काफ़ी होमली फील आया। अच्छा। क्योंकि हमारे उधर भी रोटियां बनती है, बट यहाँ बस उसको चपाती बोल देते हैं, ठीक है। बट हम भी वही खाते थे, तो वो काफ़ी वेलकमिंग, मतलब मेरे लिए काफ़ी सही था ये। अच्छा, यस। और ये जो स्टार्टअप करना है या बिजनेस ही करना है, ये यानी ये जब हॉस्टल लाइफ में थे या कॉलेज लाइफ में थे तभी डिसाइड कर लिया था आपने? मैंने आपको जैसे बोला कि मैं कोटा में था, तो कोटा में मैं देखता था कि सब एक के पीछे, कॉलेजेस के पीछे भाग रहे हैं। क्या अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें कुछ बिल्ड करना है। अगर इंजीनियर
कोई इंजीनियर है तो व्हाट इंजीनियर मीन्स, तो इंजीनियर का मतलब ये होता है कि आप कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। और उसमें भी मैं आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इटसेल्फ सेज यू आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर। ओके, सो मुझे वो था कि हाँ मुझे कुछ बनाना है और एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे खुद के बिजनेस खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरे माइंड में काफी पहले से आ गई थी। बनाने से बात आ रही है, कुछ बनाना है, तो पहला सॉफ्टवेयर या पहला कोड आपने क्या बनाया था जो मोनेटाइज किया आपने? देखिए, अगर पहला कोड या फिर पहला ये बोलेंगे तो मेरी खुद की जो स्टार्टअप की वेबसाइट थी मैंने वो बनाया था। ठीक है, यस। बट उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई, काफ़ी वेब एप्लीकेशंस बनाई। इसके बाद मैंने क्लाइंट को काफ़ी चीज़ें डिलीवर की। अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोडक्ट पे भी काम चल रही है जो AI ऑटोमेशन पे है। अच्छा, यस। अभी कितने लोगों का आपका स्टार्टअप जो है, अभी कितने लोगों का आप स्टाफ लेके चल रहे हैं फिलहाल? फिलहाल हमारे कंपनी में हेड काउंट अगर आप बोले तो हम लोग 16 लोगों की टीम है एंड वी आर लुकिंग टू ग्रो टिल 50 दिस ईयर। ओके, ऐसे तो बहुत क्लाइंट आपने 5-6 साल में काम किए होंगे, बहुत क्लाइंट के लिए वेबसाइट बने होंगे, बहुत लोगों के एड्स चलाए होंगे, लेकिन ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई इंसिडेंट जो हमेशा जहाँ पे रुक जाता है या माइंड में आता है, हमेशा सोचते हो आप जब? तो ओके, अगर आप फाइनेंशियली बोलोगे तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स, काफ़ी सभी क्लाइंट्स बहुत मिले, बट अगर एक जो दिमाग में रह जाती है वो थी कोरिन मीट। तो उनका हमने वेब स्टोर बनाया था 2025 में। ठीक है, 2025 में उनका हमने वेब स्टोर बनाया एंड वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में फीचर हुए 2026 में। तो एक चीज़ें रहती है, जो एक D2C ब्रांड ऑल ओवर इंडिया जब इतने लोग उसको पहचान रहे हैं, उसके बिहाइंड एज ए टेक टीम अगर आप रहते हो तो वो एक काफी वो एक वैल्यू डालती है। यस, वो फील आता है। और जैसे आप अभी यंग एंटरप्रेन्योर हो या आपका एज अभी इतना नहीं है, तो जो आपके जो क्लाइंट है या जिनसे आपका रोज काम पड़ता है वो भी यंग फाउंडर ही मिलते हैं, या कोई ऐसा भी फाउंडर मिला जिसका एज बहुत ज्यादा है लेकिन वो सोचता आपके तरह ही है? मुझे मतलब इस जर्नी में मेरे जितने यंग तो काफी कम मिले। ठीक है, लेकिन मेरे से डबल ही मिले हैं जो मिले हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनकी सोच की बात करें तो ये सोच उनका भी ग्रोथ का रहता है और हम बीइंग ए ग्रोथ पार्टनर्स हमारा भी यही सोच रहता है कि हमको उनको ग्रो करवाना है। और वो भी यही सोचते हैं कि ओके, अंबर एंड हिज टीम आर विद अस एज ए ग्रोथ पार्टनर। तो उनको उनकी फीलिंग, उनकी भी सोच वही रहती है। उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपसे डबल एज फाउंडर से आपको कुछ सीखने मिला, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपके पास हमेशा रहता है ध्यान में? देखिए, ड्यूरिंग द स्टार्टअप जर्नी, ठीक है, तो अभी कितने क्लाइंट से मिलते हैं तो उन सभी क्लाइंट से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है। ठीक है, बट एक रहता है कि नहीं, एक पर्टिकुलर क्लाइंट से कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ लाइफ लेसन, ठीक है, वो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने मिली जो एक दिल्ली के क्लाइंट थे। यस। अच्छा, लाइफ लेसन मिला? यस। अच्छा, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट की स्टार्टअप की, तो आपने एकदम से ही ऑफिस पूरा सेटअप ऐसा था, या जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं था, मेरी एक टेबल थी, मेरी एक चेयर थी और एक लैपटॉप थी। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि एक लैपटॉप में अच्छा, मतलब अगर मैं पहला फोटो लेता हूँ तो एक लैपटॉप अच्छा नहीं लगेगा, तो एक फ्रेंड का लैपटॉप रखा था मैंने और एक फोटो लिया था जो आज भी है। अगर मैं प्रोवाइड कर सकूँ तो इस वीडियो में भी दिख सकता है। तो उस फोटो से, उस एक टेबल एक चेयर से स्टार्ट किया मैंने। फिर 2 लोगों की सिटिंग, फिर 5 लोगों की सिटिंग, फिर 12 लोगों की सिटिंग। आज हमारे पास 24 सिटिंग की एक ऑफिस, प्रॉपर डेडिकेटेड ऑफिस है। यस। तो स्टार्ट तो आपने 2 लैपटॉप से किया था। यस। लेकिन तब तो आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल रहती, जैसे एम्प्लॉय मैनेज करना है या कभी कोई प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो प्रॉब्लम को टैकल करना आप कहाँ से सीखे? यस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं लैपटॉप था, तो उसमें कोई टीम तो थी नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टअप में हमें ब्लफ करना पड़ता है। ओके, आई विल गेट यू बैक, माय टीम विल गेट बैक टू यू। ओके, तो हम वो करते थे चीजें। तो उसमें ही काफी 2 व्हाट्सएप मैनेज करना, तो स्टार्टिंग वहीं से हुआ कि मैनेजमेंट वहीं से सीखा, खुद को मैनेज किया। पहले को मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि अगर आप खुद से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद तो धीरे धीरे इवेंचुअली टीम मैनेजमेंट वहीं से आ जाती है। अभी ऐसा कभी होता है कि बच्चे सुबह फोन करके बोलते हैं सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो टेंशन आ जाता है? टेंशन नहीं आता, बट ये लगता है कि उनको भी समझना चाहिए कि एक लास्ट मोमेंट कॉल्स इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। कि अगर कोई डिसाइडेड रहता है कि आज हमारा ये
ये प्रोजेक्ट है या फिर हमें ये कंप्लीट करना है, और मॉर्निंग में एक मेल आता है कि ओके टुडे आई विल बी ऑन लीव फॉर दिस रीजंस, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें थोड़ा सा बैकफुट पे लाती है एज ए फाउंडर, ठीक है, बट ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। इसी में आगे का सवाल है कि फंड्स, अभी ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी क्लाइंट से पेमेंट नहीं आता, यस, या कभी कभी फंड्स इनसफिशिएंट भी होते हैं, यस यस। वो चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? फंड्स हमारी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लमेटिक रहती है स्टार्टअप में, ठीक है, बट हम, और खासकर जब बूटस्ट्रैप्ड हो, ओके, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब किया था, तो मैंने एक फंड इतना जमा कर लिया था कि मैं स्टार्टअप कर सकूं, तो मैंने उसी फंड से स्टार्ट किया। मैंने घर पे भी या फिर कहीं और से फंड का नहीं सोचा, बट जब हम ग्रो करते गए तो यस, इवेंचुअली अगर क्लाइंट की पेमेंट लेट आती है, 2 3 4 महीने 6 महीने डिले हो जाती है, तो कैश फ्लो की इशू आती है, बट फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। अभी आपने बताया कि आपने जॉब किया, एक फंड आपका बनाया और उसके बाद स्टार्टअप स्टार्ट किए। घर पे नहीं पता था क्या स्टार्टअप कर रहे करके? नहीं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हम, अगर मैं बोलूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कल्चर है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब, वाइट कॉलर जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो एक सीटीसी काफ़ी अच्छा, आप डबल डिजिट सीटीसी हो, तो लोग उसी दौर में अभी भी है, तो उसको मुझे ब्रेक करना था। तो मैंने, अगर मैं घर पे बताता तो मेरा वो फर्स्ट डे और आखिरी दिन वही रहता, ठीक है, स्टार्टअप का ऐसा मुझे लगता है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स मैंने अपने भाई को बताया, बट काफ़ी सपोर्ट मिला फैमिली का भी उसके बाद। तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए कभी कभी, अगर लगता है कि अगर फंड मैनेज नहीं हो रहा है तो बता देना चाहिए, अगर मैनेजेबल है, अगर लगता है कि ठीक है मैनेज कर सकते हैं, तो वो फिर आप पे डिसीजन आ जाती है। आगे के 5 या 10 साल में आप खुद को कहाँ पे देखते हो? आगे के 5 से 10 साल, ये तो काफी एचआर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्योंकि हम भी ये क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो आज मेरे से पहली बार किसी ने पूछ लिया है, ठीक है, तो ये आगे के 5 से 10 साल बाद मैंने जैसे ही बोला, ठीक है, कि हम एक ग्रोथ पार्टनर हो बिजनेसेस के, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के, तो उनके बिजनेस ग्रोथ में हमारा काफी मेजर रोल रहा है, और उनके साथ साथ हम अपने भी ग्रोथ को इवेंचुअली देखेंगे। अंबर जी, अभी रैपिड फायर लेंगे अपन। रैपिड फायर राउंड है, आपको तुरंत जवाब देना है। ओके, एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी? ह्यूमन क्रिएटिविटी विद एआई इनकॉर्पोरेशन, या ओके। जॉब या स्टार्टअप? स्टार्ट जॉब। मार्केटिंग या टेक? हम मार्टेक। मार्टेक, यस। रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। अच्छा, आपने अभी मार्केटिंग या टेक पे अपने मार्कटेक करके जवाब दिया। यस। तो ये जो वर्ड बना है मार्कटेक, इसके बारे में कुछ समझाएंगे? Basically, the marketing which is done by the technology and the automations is called the martech. Okay, so we are a martech company rather than calling a digital marketing agency. Yeah. Okay. तो अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की भी डेफिनेशन चेंज हो रही है? Yes, काफी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अभी मतलब हमारा तो इनिशियल गोल ही वही था कि हमें ऑटोमेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, एआई इम्प्लीमेंटेशन पे विद द मार्केटिंग साइड। ओके, तो यस, दैट। एक सिंपल छोटा बिजनेस है टायर 2 सिटी में, जो अगर B2C में बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए मार्केटिंग बोलो या डिजिटल मार्केटिंग बोलो, उसने क्या करना चाहिए? देखो, तो पहले तो उनको सबसे पहले डिजिटल आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारी फ्लो जाती है कि आपको डिजिटली दिखना चाहिए, ठीक है, लोगों को कि हाँ उनका बिजनेस है, डिजिटली प्रेजेंस है, ठीक है। तभी आजकल के, क्योंकि जनरेशन चेंज है, काफ़ी जनरेशन डिजिटल आ चुकी है, तो उसके बाद फिर उनकी कंटेंट मार्केटिंग, फिर एड्स, देन फिर वो एड्स के बाद जो ऑटोमेशन वाली पार्ट आती है कि यस, अगर आपका फॉर से कैफ़े है, तो आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, आपने डाला क्या, तो एक CRM में फीड हो गया कि यस ये कस्टमर आया था, उसको 1 वीक बाद कोई अगर आपके कैफे में ऑफर है तो उसको ऑटोमेशन चला जाए, ऑटोमेट होके उसके पास मैसेज चला जाए, ताकि उसके दिमाग में वो कैफे का नाम रिपीटेडली रहे। तो जब भी उसको हुआ कि आज कहीं जाना है तो उस कैफे में चलते हैं, अभी कुछ दिन पहले इनके ऑफर्स भी चल रहे थे, तो ये चीज़ें उनको Tier 2 सिटीज में भी स्टार्ट करनी चाहिए। जनरेशन की बात आई, क्योंकि जेन ज़ी के बारे में क्या कहेंगे? जेन ज़ी के बारे में क्या कहना, मैं खुद एक जेन ज़ी हूँ, तो यस,
तो क्या कहना, यस काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, जो अभी ट्रेडिशनल थॉट्स है वो चेंज हो रही है, तो अच्छी चीज़ भी है। और ऑब्वियसली इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें ही बाहर निकल के आ रही है। ऑब्वियसली देयर आर सम बैक साइड्स भी, जो एक ट्रेडिशनल ज़्यादा बेटर रहता था, बट मेरा देखने का नज़रिया इसका थोड़ा अलग है। बीइंग अ जेंजी, जैसे बोलते हैं जेंजी को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, टू द पॉइंट बात करता है। आपने इतना स्ट्रगल किया और कि कोटा गए, रिपीट किया, उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग, फिर स्टार्टअप, तो ऐसे भी जेंजी है। हाँ, ऐसे काफ़ी जेंजीज है। ये बात भी सही है कि काम करना पसंद नहीं, काम करना एज इन उनको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए। मेरी खुद की स्टार्टअप है। जब मुझे 6 बजे उठना होता है तब मैं उठता हूँ, लेकिन बस मैं नॉर्मल डेज में मुझे भी लेट होता है। तो वो एक कल्चर में ही आ गया कि लेट नाइट सिटिंग एंड मॉर्निंग लेट उठना, तो वो एक कल्चर में ही आ गया हमारे बीच। 7 साल हो गए आप इंडस्ट्री में हैं, तो अभी आपकी जो कंपनी है उसने कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया है, या बाकी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो है मैं देख रहा हूँ कि वो नीश स्पेसिफाइड बनती जा रही है, तो आपकी कंपनी भी वैसा कुछ सोच रही है? यस, बेसिकली हम क्या है कि हम एक ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट पार्टनर है। Okay. तो हम स्पेसिफिक ऐसा कुछ क्लाइंट नहीं देखते, बट यस अगर कोई कंपनी फॉर से एक नंबर देता हूँ कि अगर वो कंपनी साल के 10 करोड़ की रेवेन्यू कर रही है, तो वी हेल्प देम टू ग्रो फ्रॉम 10 to 25 CR। ओके, तो उनकी ग्रोथ में सारे जो भी डिजिटल ग्रोथ में जो भी चीजें लगती है, ठीक है, वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे आपने अभी बोला कि 10 करोड़ से एकदम 10,000 करोड़ से 25 नहीं, जस्ट 10 करोड़ टू 25 करोड़। तो आपके पास ऐसा होगा कि आपने किसी का सेल इतना बढ़ा के दिया है, कितना परसेंट से सेल आप ग्रो कर पाए? देखो हम फिगर्स में, यस, हमने काफी क्लाइंट को 0 से स्टार्ट करके उनको मंथ का 10 लाख तक का भी बिजनेस सेल्स में हमने करके दिया है। अगर ईयरली देखे तो 1 CR, और काफी ऐसे क्लाइंट है जो ऑलरेडी 5 to 10 CR कर रहे हैं, उनको हमने 20 to 25 CR तक करके दिया है। ठीक है, यानी ग्रोथ करके दिया है आप लोगों ने, और अच्छा खासा ग्रोथ होता है। अगर उनका माइंडसेट वैसा रहना चाहिए, एडवर्टाइज पे उन्होंने पैसे खर्चा करना चाहिए, ये आपका कहना है? हमारा ये रहता है कि अगर उनका ग्रोथ का माइंडसेट है तो फिर हम उनको एक कंसल्टिंग लेवल पे एंड देन उनकी मार्केटिंग करके हम उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अभी नीश स्पेसिफाइड जो मार्केटिंग एजेंसी है और एक कोई मार्केटिंग एजेंसी है जो नीश स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? नीश स्पेसिफाइड में रहता है कि अगर फॉर से वो अगर रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं तो वो ओनली रियल एस्टेट के लिए करेंगे। अगर उनके पास ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी सिर्फ रियल एस्टेट के ही राउंड घूमेगा। बट अगर कोई 3-4 नीश में काम कर रहा है तो उनके आइडियाज काफी रिवॉल्व होते हैं, जो कि एक अगर कोई रियल एस्टेट शिफ्ट कर रहा है, अगर कोई बाहर हेल्थ केयर का है, तो हेल्थ केयर वाली स्ट्रैटेजी कभी कभी रियल एस्टेट में भी काम आ जाती है, तो वो रियल एस्टेट वाले नहीं सोच पाते हैं। कंटेंट क्रिएशन और जो आपका डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रहती है और कंटेंट क्रिएशन, ये दोनों को साथ में देखना चाहिए या दोनों एक में के सबसेट्स है? साथ में देखना भी चाहिए, लेकिन एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी एक अलग होती है। जो क्रिएटिव एजेंसीज रहती है वो काफी कंटेंट बेस्ड काम करती है। उनका ग्रोथ नहीं, उनके सोशल मीडिया पे व्यूज एंड उनका वो फोकस रहता है, फोकस एरिया। हमारा रहता है कि हम बिजनेस ग्रोथ में काम करते हैं। यस, तो कंटेंट मार्केटिंग अगर है तो वो आपको व्यूज ला के देंगी या आपकी अवेलेबिलिटी दिखाएगी? यस यस। और अगर डिजिटल मार्केटिंग या जो आपकी जैसे एजेंसीज है वो सेल्स ला के देंगी? सेल्स इधर डिफरेंट है। हाँ, काफी डिफरेंट है। बिजनेस ग्रोथ लाके देगी, बिजनेस ग्रोथ के लिए जो भी चीजें लगती है वो आपको प्रोवाइड। यानी बिजनेस का ग्रोथ लाके देना एक अलग चीज होगी और बिजनेस का प्रेजेंस दिखाना वो अलग, ये दोनों अलग चीज होगी। यानी किसी को अगर उसके बिजनेस का प्रेजेंस दिखाना है तो वो कंटेंट मार्केटिंग की तरफ फोकस कर सकता है, और किसी का सेल्स में ग्रोथ दिखाना है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो एक सोशल ग्रोथ आपको देता है, डिजिटल ग्रोथ देता है, लेकिन जो मार्केटिंग है तो ये दोनों को साथ में ही काम करना पड़ता है। अच्छा, ये सबसेट ही है। Yes, they are the subset of each other। तो आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि कोई कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके आपने किसी का सेल्स
बड़ा यस, हम कंटेंट मार्केटिंग हम करते हैं, तो हम कंटेंट मार्केटिंग के बाद दैट इज एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसको करने के बाद उसके हेल्प से भी हम फिर पेड एड्स एंड पेड कैंपेन्स में भी जाते हैं। देन वहां से बोथ साइड इज इक्वली हम उनको फिर ग्रोथ प्रेजेंट एक देते हैं। बिजनेस को ये डिसीजन कहाँ पे लेना चाहिए कि उसको कंटेंट मार्केटिंग में जाना चाहिए या जो आप मार्केटिंग, यानी दोनों डिफरेंट पार्ट भी है कहीं ना कहीं पे, तो सेल्स पे ड्रिवन रहना चाहिए या कंटेंट पे जाना चाहिए, ये डिसीजन बिजनेस कैसे लेंगे? इनिशियली अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आप स्टार्टिंग में कंटेंट या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेज, वो चीज़ों को आप अच्छे से करो। इवेंचुअली जब आपकी प्रेजेंस अच्छी हो जाएगी, अब आपको लगता है कि आप क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो या फिर आप अभी यूजर्स उतने रख सकते हो, देन आपको पेड कैंपेन्स में स्टार्ट होना चाहिए। ओके, सो ये बेसिकली सभी के लिए है कि अगर आप बिजनेस या फिर स्टार्टअप ये जर्नी को आप फॉलो करते हो, अगर आपको ग्रोथ देखते हो, अगर आज सोच रहे हो तो आपको कर देना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट इज द मेन की फैक्टर, मार्केटिंग बाद में कर लेना, पहले स्टार्ट करना काफी जरूरत रहता है। नमस्ते। स्टार्टअप कट्टा पे हम ऐसे ही नए नए फाउंडर्स जिन्होंने अपना बिजनेस लास्ट 5 इयर्स में स्टार्ट किया है, स्क्रैच से स्टार्ट करके वो अभी कहीं ना कहीं पे अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनकी जर्नीज लेके आते हैं। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हर चाय की दुकान पे, हर समोसे और पोहे के ठेले पे आपको बोलता है भाई अपन ये स्टार्टअप शुरू करें क्या, और कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। थैंक यू।